तो क्लास 12 का मैथ्स का सिलेबस है बहुत सारा, लेकिन बहुत सारे सिलेबस में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से कि मैम बस ये करवा दो हम अच्छे से पास हो जाए, हमारा रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए बेटा आज मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए प्यारी सी वीडियो जिसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्लास 12 के कंप्लीट मैथ्स के मैं तुम्हें बता रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म साइंस अड्डा। मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आज हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का क्विक से रिवीजन। तो भाई सबसे पहले तो अगर इफ यू आर समवन जिसे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं ले रही होती हूँ टेलीग्राम लाइव, जिसमें तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स मैं वीडियो कॉल पर ऑनलाइन सॉल्व कर रही होती हूँ। एंड ऑल्सो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8 मार्च को, दैट इज एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारे लिए आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ, जिसमें मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 कॉन्सेप्ट्स बता रही होंगी, जिसमें से पेपर आ रहा होगा और ये सेशन होगा दोपहर 2 बजे 8 मार्च को। तो ये सेशन अटेंड कर लेना सो दैट तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन पेपर आ रहा होता है। चलो देन आ जाते हैं बैक टू द रिविजन। तो सबसे पहले चैप्टर हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले रिलेशन क्या होता है। सो अगर आपके पास है सेट ए सेट बी, सो ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठा लो उसको बोलोगे रिलेशन। रिलेशन होते हैं 3 तरीके के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ए। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, फ्लिप कर दो बी कॉमा ए आ जाएगा, वो भी बिलोंग करना चाहिए है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है तो वो इक्विवेलेंस बन जाता है। आगे चलते हैं, फंक्शंस को देख लेते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है भाई। फंक्शन को देखने के लिए दैट मींस आपके पास पहला सेट होगा सेट ए, दूसरा सेट होगा सेट बी। सेट ए को बोलते हैं डोमेन, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज के साथ मैप हो रखा है तो हम बोलेंगे वो चीज एक फंक्शन है, वो मैपिंग एक फंक्शन है। फंक्शन हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। 1-1 फंक्शन का मतलब है कि अगर आपने सेट ए डोमेन के 2 अलग अलग एलिमेंट्स ले तो उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही है कोडोमेन पर। अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो फंक्शन होगा मैनी वन। ऑन टू का मतलब होता है कि जो आपका कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए। रेंज का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिसके साथ मैपिंग हो रखी है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू। यहीं पर हमारे पास आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसका मतलब होता है कि जो आपका फंक्शन है वो 1-1 भी है और साथ में आपका फंक्शन ऑन टू भी है। सो 1-1 प्लस ऑन टू मेक्स द फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये रही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी आपको समझनी थी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ITF। इस चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूलास है, तो शुरू करते हैं हम द मोस्ट बेसिक टेबल के साथ, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। डोमेन का मतलब है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकती है, मतलब कौन सी x की वैल्यू के लिए ये चीज डिफाइंड है। कोडोमेन दैट इज जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, जो रेंज हम वो बात कर रहे हैं वो। तो भाई ये टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। साथ में ही हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के केस में जो माइनस है वो बाहर निकल के आ जाता है, कॉसेक में भी और टैन में भी। तो भाई साइन का भाई कॉसेक और टैन, ये तीनों बहुत ही आराम से माइनस के साइन को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जो बाकी तीनों होते हैं उस केस में जो पाई है वो बाहर निकलता है। सो यू हैव पाई माइनस एंड देन द फंक्शन। ठीक है, तो माइनस वाले केस में आपको ये 6 फॉर्मूलास अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और साथ में ये कब ट्रू होता है, जब x की वैल्यूज इन पर्टिकुलर डोमेन्स में लाई कर रहे हों। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूलास के साथ। तो भाई नेक्स्ट आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई/2। लेकिन ये कब ट्रू होता है, जब x हमारा -1 से 1 के बीच पर लाई करे। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x भी पाई/2 होता है, जब आपका जो x है वो पूरे का पूरा रियल नंबर पे लाई कर रहा हो। कॉसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x भी पाई/2 होता है, जब x हमारा इस इंटरवल पे लाई कर रहा हो। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, प्रूफ के टाइम पर हमें लगते हैं ये फॉर्मूलास। आगे बढ़ते हैं, ये तो आप लोगों को याद होगा जो पहली टेबल मैंने आप लोगों को याद करने को बोली, डोमेन वाली, प्रिंसिपल रेंज वाली, वो टेबल एक्चुअली में यहाँ पे काम आती है। तो अगर आपके पास है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स ऐसा लग रहा है ना कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल करो मत। हाँ, मन में कर दो कैंसिल कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा, एक्स में जो आंसर मिलेगा। लेकिन ये एक्स कब आपको आंसर मिल रहा होगा, जब एक्स आपका
-1 से 1 के बीच पर लाई कर रहा है, मतलब ये आपका डोमेन में लाई कर रहा है। उसी तरीके से cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज x व्हेन x बिलोंग्स टू दिस एंड सो ऑन। तो ये डोमेन हमने टेबल में याद कर लिया था, अगर टेबल में याद कर लिया तो यहाँ तो याद करने की जरूरत नहीं है, सेम है। सिमिलरली अगर साइन इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है तो भाई ये तब कैंसिल होंगे जब हमारा x है वो इस प्रॉपर ब्रांच में लाई कर रहा हो। और ये भी हम लोगों ने देख लिया था कहाँ पर, प्रिंसिपल रेंज में, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यूज की ब्रांच जो आपने याद करी थी। ये इंटरवल्स हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। इसके एक्चुअली में 3 फॉर्मूलास होते हैं, लेकिन हमें अक्सर लगता है कि इसका एक ही फॉर्मूला, दैट इज फर्स्ट वन। हाँ जी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कब ट्रू होता है, व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 1। अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस केस में आंसर आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x 1 माइनस एक्स वाई, एंड ये हो जाता है पाई बाई 2 अगर x इंटू वाई हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इसका एक ही फॉर्मूला है, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास इसका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x के हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूलास हैं, और ये जो तीनों फॉर्मूलास है कब कब ट्रू है, पहला वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में ट्रू है, सेकंड वाला इस कंडीशन में, थर्ड वाला इस कंडीशन में। तो फॉर्मूला तो हमें याद करना ही करना है और साथ में ही हमें ये कंडीशंस भी बढ़िया तरीके से याद करनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला के साथ। तो यहाँ पर अगेन ये कुछ 11th क्लास के फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाए। 11 के फॉर्मूलास हमें याद नहीं रहते, एंड ट्रस्ट में प्रूफ के टाइम पर नहीं ये सारे फॉर्मूलास लग रहे होते हैं, तो ये तुम फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं मैट्रिसेस चैप्टर के साथ। तो मैट्रिसेस काफी इजी सा, सिंपल प्लीजी सा चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना रहे होते हैं, 2 ब्रैकेट्स, अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट्स को। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, इसके एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। कितने रोज है इसमें, 1 2 3, 3 रोज है तो पहले 3 लिखा, कितने कॉलम से, 2 कॉलम से, तो यहाँ पे 2 लिखा। इस चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर। ऑपरेशंस देख लेते हैं। पहली चीज होती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या तो आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, ऑर्डर आपके मैट्रिक्स के दोनों इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल A ये है, B ये है, ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 2 है, A प्लस B क्या होगा, सिंपली इन दोनों को एलिमेंट्स को ऐड करना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, यू हैव मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर है P क्रॉस Q। ये मल्टीप्लाई कब होंगे, जब हमारे पास ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर हो, दैट इज N एंड P दे बोथ आर सेम, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा M क्रॉस Q। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, A मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2 का, B मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस, बिकॉज 2 and 2 आर सेम। अब जो आंसर होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 और यहाँ से 2। क्या करेंगे हम, ये वाला रो लिया और ये वाला कॉलम लिया, सो यू विल गेट -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, तो आंसर आएगा -2। नेक्स्ट में क्या करना है, ये वाला रो या ये कॉलम लेना है, -1 0 and 3 0, so you will get -1 into 3 plus 0 into 0 which is -3। ये हो गई मैट्रिक्स की बेसिक कहानी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें हम मैट्रिक्स के रो और कॉलम को बस इंटरचेंज कर देते हैं, दैट्स इट। दिस इज मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो ऑर्डर है वो फ्लिप होके 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 2 तरीके के मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ A हो जाता है। याद रखो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ले रहे होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 हो रहे होते हैं। एंड दैट इज इट फॉर मैट्रिक्स चैप्टर। अब शुरुआत करते हैं हम अपने अगले चैप्टर की, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट में सबसे पहले तो तुम्हें ये आना चाहिए कि 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि तुम्हें अच्छे तरीके से बनना चाहिए। इफ दिस इज डन, तो फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, तो फॉर्मूलाज हमारे पास होता है सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें इफ यू हैव अ ट्राइंगल हैविंग दीज 3 कोऑर्डिनेट्स A B C, तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2, पहले ये वाला लिखा, फिर ये वाला लिखा, फिर ये वाला लिखा, 1 1 1 लगा दिया, यू विल गेट द आंसर ऑफ एरिया। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, तो एरिया फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि आपको हर एलिमेंट की जगह पहले उसका कोफैक्टर निकाल के लिखना है और इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो जीरो नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, जीरो होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो हम बोलेंगे ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ए का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा होगा। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता है हमारा खत्म। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये मैंने इसी तरीके से आपके लिए लिख रखा है। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ a के बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबल में भी काफी सिंपल है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो गया और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आ जाते हैं फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे ना डेरिवेटिव अगर पूछा जाए तो आपके पास ये फॉर्मूलाज की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन से हैं। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, दैट इज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो साइन कॉस टैन कॉट हो, सारे के सारे कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर? इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। टेबल याद करवाई थी ना, उसमें जो डोमेन्स है वहीं पर ही हमारे फंक्शंस कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। जो मॉड वाला फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता है? जहां पर मॉड के अंदर वाला टर्म जीरो बन रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा एक्स की वैल्यू जीरो बनेगी तो जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं एंड ये दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। कहाँ पर? एट द इंटीजर्स ओनली। नेक्स्ट आ जाता है भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल हो रहे होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखो, हाँ जी हमेशा कंटिन्यूस होंगे एंड डिफरेंशिएबल होंगे अगेन उनके रिस्पेक्टिव डोमेन्स पर। पॉलिनोमियल फंक्शन को देख लो, किसी भी डिग्री का हो, ये हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल एक्स। रैशनल फंक्शंस का मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कहाँ पे नहीं होगा? अगर मेरा क्यू ऑफ एक्स जहाँ जहाँ पे जीरो आएगा वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आ जाता है यहाँ पे कुछ रूल्स डिफरेंशिएशन के। पहला तो है कि अगर आपने u प्लस माइनस वी डैश किया तो वो अलग अलग हो जाता है। दूसरा है प्रोडक्ट रूल, तो u इंटू वी का डैश करना हो तो u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी का डैश कर दिया। अगर u अपॉन v का आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या करेंगे? v को सेम टू सेम लिखो, u का डैश करो, माइनस u को सेम टू सेम लिखो, v का डैश अपॉन में v का स्क्वायर। सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर में v है तो क्या होना चाहिए? v की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए है, नहीं तो डिनोमिनेटर में जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूस, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन जो बाकी का रिवर्स है, जैसे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा क्या? मे और मे नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस तो है लेकिन मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो हो सकता है कि कंटिन्यूस हो या फिर कंटिन्यूस नहीं हो। ठीक है, सो यस दैट इज इट फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। अब अगर आपको ये CND कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ गया तो ये वाला चैप्टर भी काफी आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या आता है। सबसे पहले तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग मतलब इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये कि फंक्शन का ग्राफ नहीं पता होगा तो कैसे बताएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो उसके लिए हम लगा रहे होते हैं ये वाला फॉर्मूला। वी विल चेक कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग किसी भी गिवन इंटरवल पे। अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो आया दैट मीन्स इंक्रीजिंग है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू के लिए जीरो के लिए डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? तो हमें क्या दिख रहा है? फंक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू ले रहा है, सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन है तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा वो। तो हाउ डू वी फाइंड कि फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, मिनिमा कहाँ है? उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ टेस्ट। तो कौन से टेस्ट आते हैं? हमारे पास यहाँ पे दो टेस्ट होते हैं। पहला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे इंटरवल आपको गिवन होता है।
तो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे करोगे, पहला काम होता है एफ डैश ऑफ एक्स को फाइंड करना, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखो तो आपके पास एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी C1, C2, C3 एंड सो ऑन। इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ मैंने कोई भी एक क्रिटिकल पॉइंट उठाया और चेक किया कि ये जो पॉइंट है वो मिनिमा का है, मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट है। सो एक्स इक्वल टू C1 पर हमने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर उसके पहले लिखा A और इसके बाद वाला पॉइंट लिखा B। अब A पर हमने निकाला एफ डैश ऑफ A और B पर निकाला एफ डैश ऑफ B। इफ A इज लेस ग्रेटर देन 0 एंड B इज लेस देन 0, मतलब एफ डैश यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, तो C1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अगर ये पहले माइनस है फिर पॉजिटिव है तो C1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, हमें पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होता है, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को 0 इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू मिलती है C1, C2 एंड सो ऑन। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर हम किसी एक क्रिटिकल पॉइंट को लेते हैं, मैंने लिया x इक्वल टू C1 को, f डबल डैश ऑफ C1 निकालो, ग्रेटर देन 0 है तो C1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इक्वल टू 0 है तो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जैसे टेस्ट फेल हो जाता है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वापस आना पड़ता है। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया मैक्सिमा मिनिमा हमें किस तरीके से फाइंड करना है। अब अगर आपका जो इंटरवल है वो एक क्लोज्ड इंटरवल है तो इसके से मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला काम सेम रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स को फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखना है, आपके पास वैल्यूज आएंगे एक्स इक्वल टू C1, C2 एंड सो ऑन, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे होंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर थर्ड स्टेप में f की वैल्यू a पर निकाला, एंड पॉइंट्स पर b पर निकाला, C1 पे निकाला, C2 पे निकाला एंड सो ऑन। और हम यहीं से देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सो यस दैट इज इट फॉर application of derivatives chapter। अब इंटीग्रल चैप्टर इज completely filled of so many formulas। तो इंटीग्रल चैप्टर में बेटा मैं समझाने से ज्यादा मैं तुम्हें फॉर्मुलाज दे दूंगी, तो उन फॉर्मुलाज को रट लो, याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में ना फॉर्मुलाज हमें बहुत सारे यूज होते हैं इंटीग्रल के। ना इंटीग्रल होता क्या है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का कन्वर्स इनवर्स हो रहा होता है। चलो देखते हैं, तो इंटीग्रल के फॉर्मूला में तुम्हें यहाँ पे डिस्प्ले करती जा रही हूँ। पहला ये है फॉर्मूला की लिस्ट, जो कि बेसिक सारे फॉर्मूलास हैं इसमें, तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, चिपका लो, उसको याद कर लो, मल्टीपल टाइम्स याद करते रहो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट आ जाती है इंटीग्रल्स की, ये वाली, ये तो प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कितना होता है, अलग अलग हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाता है। और लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगेन k1 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x, k2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर है लिस्ट नंबर सेकेंड, जिसमें ये जो फॉर्मूला है वो तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो ये स्पेशल इंटीग्रल्स है, इसकी जो लिस्ट है तुम अच्छे से याद कर लेना। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अगेन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास के लिए, जिसमें टोटल 6 फॉर्मुलास है। तो मैंने तुम्हें 3 लिस्ट दी है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 एंड लिस्ट नंबर 3। लिस्ट नंबर 1 थी एकदम बेसिक इंटीग्रल की, लिस्ट नंबर 2 थी स्पेशल इंटीग्रल की, जिसमें तो जो तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी काम आने वाले हैं, और लिस्ट नंबर 3 है ये वाली इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास की लिस्ट। इन सब लिस्ट को याद कर लो। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तुमने फॉर्मुला से याद कर ली तो तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी की फंक्शन जो भी तुम्हें क्वेश्चन है वो इन्हीं में से तुम्हें बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक मस्त सा फॉर्मूला है विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स आए तो इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल रखा है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो एक्सपेक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन आए, तो उस क्वेश्चन को हम इस तरीके के फॉर्मूला को नहीं छोड़ के जाएंगे। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स हो, मतलब एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो, तो उसको मारो गोली, आंसर क्या होगा, ई ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, दैट मीन्स u इंटू वी डेक्स का क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। याद क्या रखना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी लगा के जरूर आना है, और डेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, नाउ डेफिनेट इंटीग्रल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर्टीज तुम पढ़ लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हम किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इससे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स में एक्स जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि माइनस ए से a गए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, दिस इज, इसके दो आंसर्स है, या तो ये होगा या तो 0 होगा।
कैसे पता चलेगा? तो हमें अंदर वाले फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इवन है या फिर ये फंक्शन ऑड है। इफ दिस फंक्शन इज ऑड तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर इवन हुआ तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रल चैप्टर खत्म होता है। अब AOI दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कंप्लीटली इंटीग्रल से बेस है, तो मैं इंटीग्रल बन गया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो देन सबसे पहला आ जाता है ग्राफ। तो ग्राफ तुम्हारे दो तरीके के होंगे, या तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा या तो वैसा कुछ क्वेश्चन होगा। कैसे समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर आपके कर्व में यहाँ पर बाउंड में x एक्सिस है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन a से b, लिमिट से a से b, और यहाँ पे dx और यहाँ पे f ऑफ x। अगर हमारे बाउंड में यहाँ पे y एक्सिस है तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिख रहे होंगे dy और यहाँ पे y वाला, और लिमिट से c से लेके d। जहाँ से शुरू होता है उसको कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं हम, अपर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, एंड दिस इज व्हाट, अपर लिमिट। ये हो गया पहली चीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास ये है कि अगर आपके पास ग्राफ ऊपर नीचे इस तरीके का दे रखा हो तो हमेशा टोटल एरिया कैसे निकालोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ को तो सेम टू सेम, मतलब पहले तुमने इसका इंटीग्रल निकाला, दिस इज I1, नीचे वाले का निकाला I2, ऊपर वाले का निकाला I3। नीचे वाले का जो एरिया का आंसर आएगा उसका मॉडुलस हमेशा ले लेना, तो हमारे पास एरिया ये हो रहा, ऊपर वाले का I1, नीचे वाले का मॉड ऑफ I2 और ऊपर वाले का प्लस I3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर में, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में बहुत ऐसे हैवी फॉर्मूलाज नहीं है, बट मैं फ्लो चार्ट के हेल्प में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो उसमें ऑर्डर एंड डिग्री देख लेते हैं। तो ऑर्डर का मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो रहा है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर में क्या है। सपोज तुम्हारा dy बाई dx, तो dy बाई dx की हाईएस्ट पावर में क्या हो सकता है, पावर 2 हो, 3 हो, तो जो हाईएस्ट पावर है वो होती है डिग्री। नाउ डिग्री तभी डिफाइंड है जब आपके पास जो क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा हो। अगर हमारा dy बाई dx या तो कोई भी डेरिवेटिव साइन के अंदर हो, कॉस के अंदर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के अंदर, लॉग के अंदर हो, e के पावर में हो, तो हम बोलेंगे डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री हो गया। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तीन तरीके के हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, होमोजेनियस मेथड से, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिंपली x और y के वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो और जैसे सेपरेट होगा उसको इंटीग्रेट कर दो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में पहले हमें देखना होता है कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो होमोजेनियस है या नहीं। कैसे चेक करोगे, x जगह पे लैम्डा x डालेंगे, y की जगह पे लैम्डा y डालेंगे, एंड अगर आप लैम्डा को पूरा निकाल के फेंक पा रहे हो, मतलब अगर लैम्डा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा होमोजेनियस है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू vx लेते हैं या फिर x इज इक्वल्स टू vy लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, एंड देन उसको सिंपली सॉल्व करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल्स टू q ऑफ x के तरीके का दिखता है। पहला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, और हमारे पास सोल्यूशन ये आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x dx प्लस c। ठीक है, सिमिलरली अगर ये जहाँ पर dx बाई dy हो तो जहाँ y है उसको x कर दो, जहाँ x है उसको y कर दो, एंड यू विल गेट योर फाइनल सोल्यूशन। तो यहाँ पे होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। एंड लेट्स बिगिन विद वेक्टर अलजेब्रा। तो भाई वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहली चीज आ जाती है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, मेरे पास एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके से प्लेन मैंने बनाया, एक्सेस बनाया, पॉइंट मेरे पास है P जिसका नाम है एक्स वाई जेड, दिस इज OP। तो OP वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ठीक है, इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिंपली एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर और बाहर क्या होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, देन आ जाती है दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंगल इन दोनों के बीच में थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट के दो फॉर्मूलास है, एक तो ये है कि ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और एक क्या है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एंड ए क्रॉस बी का दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं आई जे के कैप, फिर यहाँ पे आएगा a1 a2 a3 और यहाँ पे आएगा b1 b2 b3। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूला वेक्टर अलजेब्रा के। साथ में हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, एडजेसेंट साइड्स है ट्राइंगल के, तो एरिया आ जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो कैसे मिलेगा, दिस इज डायगोनल 1 d1, दिस इज डायगोनल 2 d2। तो द फॉर्मूला इज एरिया इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 का वेक्टर।
ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा इज डन नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ना बहुत सारे फॉर्मुलास नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए हमें दो चीजें गिवन होती है, एक होता है अ पॉइंट विच इज पासिंग टू द लाइन एंड दूसरा होता है अ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो कि हमें फाइंड करनी है। दैट मीन्स अगर ए मेरे पास गिवन है, पॉइंट गिवन है, ये पैरेलल लाइन गिवन है, मेरे को पिंक वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, या तो वेक्टर फॉर्म होगा या तो इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म होगा। तो वेक्टर फॉर्म का आंसर क्या होगा, आर वेक्टर इज ए वेक्टर, मतलब पहले पॉइंट प्लस सैलर टाइम्स जो आपकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है x माइनस x1 y1 z1। व्हाट इज x1 y1 z1, ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। अपॉन में आएगा a b c, ठीक है, जो आपकी b जो पैरेलल लाइन है ना उसके आई कैप जे कैप और सी कैप के पड़ोसी को आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है। नेक्स्ट आ जाता है भाई एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर हमारे पास r1 वेक्टर इक्वेशन में दे रखा हो दोनों इक्वेशंस, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। कार्टेशियन इक्वेशन में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। एंड लास्ट आ जाता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अगर आपके पास जो दो लाइंस है वो स्क्यूड है या पैरेलल है, कैसे पता चलेगा, सिंपल है, अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल है दैट मींस एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये, दिस लाइन है पैरेलल, और अगर पैरेलल नहीं है इसका मतलब स्क्यूड है, मतलब अगर एक लाइन ये तो दूसरी लाइन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से, इट इज नॉट पैरेलल बट कुछ इस तरीके से, दैट मींस दे स्टिल हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर पैरेलल लाइंस का ये हो रहा होता है। एंड दैट इज इट फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब आ जाता है एलपीपी। तो भाई एलपीपी में ना कुछ सा फॉर्मूला नहीं है, बस सब कुछ एक्सप्लेनेशन वाली चीज है। तो हमारे पास रीजन दो तरीके के होते हैं, जो आप रीजन निकालते हो वो फीसिबल हो सकता है, इनफीसिबल हो सकता है। अगर रीजन में सोल्यूशन फीसिबल है, मतलब आपका फीसिबल रीजन आ रहा है, तो हम बोलते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनफीसिबल है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर फीसिबल रीजन है तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, बाउंडेड हो सकता है या अनबाउंडेड हो सकता है। अगर बाउंडेड है तो हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के z की वैल्यू निकालते हैं और फाइंड करते हैं। अगर अनबाउंडेड है तो क्या करना है, मान लेते हैं कि कॉर्नर पॉइंट मेथड से आपकी m मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, फिर आपको एक और रीजन बनाना है एज्यूम करके कि z इज ग्रेटर देन m। ये बना लिया। अगर ये जो रीजन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपके फीसिबल रीजन से, तो जो आपकी m है मैक्सिमम वैल्यू गलत है, मतलब m एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आपका जो ये रीजन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जो m है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा। सिमिलरली इफ स्मॉल m इज योर मिनिमम वैल्यू, तो हमें ये रीजन बनाना होता है m इज लेस देन m। अगेन दो काम ये कर रहे होते हैं जो हमने यहाँ पर सेम टू सेम कर रखे हैं। एंड दैट्स इट फॉर एलपीपी। अब आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ विच इज प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारे पास अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास यूज होते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाता है अगर आपके दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विच सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी के पास क्या आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं हम, अगर एस मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, ए बी सी हमारे पास पार्टीशन है एस के, और एम मेरे पास कोई दूसरा इवेंट है और मेरे को एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एम कनेक्टेड है ए बी और सी से, तो उस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन ए1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस एम गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस एम गिवन सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ही हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, दैट इज बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा होता है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एम इज, पहले क्या होगा इसको फ्लिप करोगे तो क्या होगा, एम गिवन है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। ठीक है, हमने कर लिया ना। जो एम की प्रोबेबिलिटी है वो ए बी सी तीनों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ए बी सी तो पार्टीशन थे, तो उसको हम वापस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के हेल्प से इस तरीके से लिख रहे होंगे। एंड यहाँ पे हमारा बेस थ्योरम कंप्लीट होता है। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से कमेंट भी कर दो कि येस दिस सेशन वाज हेल्पफुल, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन पहुंच जाए। एंड उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट भाई पेपर से एक दिन पहले, दैट इज 8 मार्च को हम पढ़ रहे होंगे टॉप 38 कंसेप्ट, जिसमें से हमारा क्वेश्चन पेपर बन रहा होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टॉप 38 कंसेप्ट्स एट शार्प 2 PM।
तो भाई तुम लोग टाइम पर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर हम साथ लाइव पढ़ रहे होंगे। लाइव इसलिए मैं बोल रही हूँ आ जाना, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ही तो है। अगर तुम उस टाइम नहीं पढ़ोगे तो तुम कब पढ़ोगे? क्या तुम बाद में पढ़ने वाले हो? तुम्हें कोई डाउट है तो तुम्हें कौन सॉल्व करेगा? सो लाइव आ जाना ताकि तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाए एंड तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो। ठीक है गाइस, दैट इज फॉर टुडेज सेशन। लेट्स मीट एट 8th of March on 8th of March at 2 p.m. and let's target 80 out of 80 marks in class 12th on 9th of March. Till then, keep studying, keep hustling. Take care everyone. Thank you.